कि जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है और छोटा सा दाम होता है लेकिन आपका जीएसटी उसको डबल से ट्रिपल कर देता है। और खाने पीने के सामान में जब जीएसटी लगेगा तो आम आदमी तो महंगाई के लिए त्राहिमाम करेगा। रिटर्न्स देखोगे तो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है जीएसटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप जीएसटी के रेवेन्यू को बाहर निकाल दोगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। शांत की लेकिन जाए तो एक रोजमर्रा अच्छी की बात है। चीजों में जब जीएसटी लगता है, साबुन में, दालों में, इन चीजों में लगता है तो आप कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों से लेते हैं, लेना भी चाहिए, उनको टैक्स पे करना भी चाहिए, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो आप लोगों का कोर वोटर है, वो भी कहता है कि आम सामानों में जब त्राहिमाम होगा तो हम कैसे रहेंगे। देखिए, जो चीजें हैं क्या उनके ऊपर पहले टैक्स नहीं होता था? तो जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उनके लोएस्ट स्लैब पे रखा गया है। जो टॉप स्लैब पे है वो लग्जरी आइटम्स है। अगर आप लग्जरी आइटम को खरीदना चाहते हो जो कि अमीर आदमी खरीदेगा, वो आदमी जो कि 3-4 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक गजट खरीद सकता है, वो ही इज ए रिच पर्सन। अगर उस स्केल के ऊपर आप चीज खरीदते हो और उसके ऊपर आपको 28% भी जीएसटी देनी पड़ती है तो वो चुभेगी नहीं उन लोगों को। आम जन, जो आप जिसको चाहे बीपीएल कहोगे या जिसको आप मिडिल क्लास कहते हो, उनके जरूरत की चीजें जो है वो 8% टैक्स के ऊपर नहीं जाती हैं। यूथ को जो है जॉब देंगे इन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो ये 4 करोड़ 10 लाख बच्चों को जो काम मिलना है ये कहाँ से मिलेगा? लेकिन आपने अगर एक आप वादा ये भी किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, ये भी सवाल उठा रहे कि वो 2 करोड़ से अब आप 4 करोड़ 5 वर्षों में आ गए, यानी कि आप मानते हैं कि सरकार की नाकामी है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं जो पास आउट हुए हैं, 10% में से 9% के पास नौकरी नहीं है, एमबीए ग्रेजुएट्स हैं उनके पास नहीं है। खामी कहाँ देखते हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम में खामी है या हमारे युवाओं के पास उतनी स्किल ही नहीं है कि वो कम्पीट कर सके जॉब के लिए? उनके लिए नौकरी करना ही खाली विकल्प नहीं है। आप वहां पे रुक जाते हैं कि उनके पास नौकरी करने का ही विकल्प है और नौकरी के बगैर वो नहीं सोचेंगे। जो गवर्नमेंट के मैसिव इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, मतलब आप होटल इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, बाकी जगह पे बात करें, उस इंसेंटिव्स को अगर आप देखो तो 30% से लेके 50% तक इंसेंटिव जाने के लिए वो विकल्प भी तो हैं। ये नौकरियां लेने की जगह नौकरी प्रोवाइडर बने, दे शुड बी जॉब प्रोवाइडर्स। वैकेंसीज की आपके पास बाढ़ लगी हुई है, लेकिन ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार, केंद्र सरकार की जो वैकेंसीज आई है, विभिन्न राज्यों की वैकेंसीज है, उनको भरा जाए, क्योंकि जितने भी पेपर्स आते हैं वो पहले ही लीक हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और ओवर एज होने के बाद लगातार डिप्रेशन में जाते हैं और उसके बाद सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो सारे के सारे फज्ड हैं, ऐसा तो नहीं है। कहीं पे अगर फजिंग हुई है तो वो सामने आ गई। अब इस तरह के एग्जाम्स में घोटाले, स्कैम्स जो हैं ये हर गवर्नमेंट में हुए हैं। आप लोग उस सरकार से आ रहे हैं जो पीएम की योजना चला रहे, 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप तो वही थे जो कह रहे थे कि गरीबी हम हटाएंगे, आपने तो 80 करोड़ को गरीबी से निकाला नहीं है, यानी कि ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। विपक्ष आरोप लगा ऐसा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का मतलब ये नहीं है कि 80 करोड़ जो है वो गरीब हो गए और वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। जी। ये सरकार उन लोगों का ध्यान रखती है, उन 80 करोड़ भारतीयों का ध्यान रखती है जिनको हम सहूलियत देते हैं ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। निर्भरता है ना, बिहार और आंध्रा पे निर्भरता है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं ताकि वो स्थिरता रहे आपकी सरकार में। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। बिहार के लिए या आंध्रा के लिए स्पेशल पैकेज है, आप भूल जाते हो कि बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो खाली बिहार को मिला क्या? उसमें वेस्ट बंगाल भी है, हमारी स्टेट नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ममता जी की है, लेकिन हमने तो पैकेज उनको भी दिया। कर्नाटक में भी उतना ही बड़ा पैकेज मिला जितना आंध्रा में मिला। थाली आपने बजवा ली है, ताली बजवा ली है कोरोना काल में, लेकिन अब पीठ पर छुरा भोंका है। इस तरह का आरोप है कि मध्यम वर्ग आपकी हर बात सुनता रहा, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। मध्यम वर्ग के लिए जहाँ पे हमने चीजों की कीमतों में कटौती की, अब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, सोना चांदी प्लेटिनम की चीजों के ऊपर कटौती हुई। प्लेटिनम अगर आप छोड़ दें, लग्जरी आइटम भी बना लिए, और सोना और चांदी तो इन्वेस्टमेंट के विकल्प है मध्यम क्लास के लिए। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जो है वो रेट ड्यूटी काफी कम करने से उसके रेट्स भी काफी कम होंगे।
प्रतिवर्ष जब भी बजट पेश किया जाता है देश के वित्त मंत्री के द्वारा तो उम्मीद होती है तमाम लोगों को जो आम नागरिक होते हैं कि ये कुछ सौगातें लेकर आएगा और कुछ राहत जो है हमें मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष भी हमलावर हो जाता है और इस बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, सुनील सेठी जी लगातार जन जन तक तमाम योजनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बजट का प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे आरोप है जो भाजपा पर लगे हैं, उन पर इनका क्या कहना है, इनसे बात करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस की बौछार आम आदमी पर, इंग्लैंड की तरह आप टैक्सेस ले रहे हैं, सोमालिया की तरह सर्विसेज ले रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सच नहीं है। आप अगर टैक्सेस की बात करेंगे तो इस बार रिलैक्सेशन है टैक्सेस में। नया टैक्स जो है एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कोई नया टैक्स नहीं लगा है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होती हैं सैलरीड पर्सन्स के लिए उसको भी इंक्रीज किया गया है। जो बचत का मनी है वो उसको भी बढ़ाया गया है कि ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। आप जब बात करते हैं कि इंग्लैंड की तरह टैक्स लगते हैं और सर्विसेज जो सोमालिया हैं सोमालिया की तरह देते हैं, वो शायद उनको फिजिकल चीज़ों का पता नहीं, ज्ञान नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड में कितने लोग टैक्स देते हैं? इंग्लैंड में टैक्स देने वाली पॉपुलेशन इज मोर देन 70% और हमारी पॉपुलेशन कितनी है टैक्स देने वाली? लेस देन 2%। तो आप जब 2% पॉपुलेशन के ऊपर बोझ डालते हो 98% पॉपुलेशन को जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं है, तो फिर आप ये उम्मीद करो कि आप उनको भी टैक्स के दायरे से बाहर निकाल दोगे, तो मुझे लगता है कि उससे सर्विसेज भी जो है उसमें बाधा पड़ेगी और जो गरीब के उत्थान की बात होती है, उसमें भी अब मुझे लगता है कि ये जो बात कहते हैं कि टैक्स के मुकाबले में सर्विसेज जो हैं वो कम है, वो शायद ये चाहते हैं कि जो गरीब के लिए जो योजनाएं बन रही हैं वो बंद हो जाए। क्या वो गरीब के हित में बात कर रहे हैं, गरीब के हित के खिलाफ बात कर रहे हैं? वो आदमी जिसकी इनकम इतनी है कि वो टैक्स नहीं दे सकता है। देखिए, किसी की इनकम अगर सपोज लाख रुपया है तो टैक्स के दायरे में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सड़क बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, बाकी सारी सर्विसेज होंगी वो तो उसको भी मिलेंगी। तो इस तरह से टैक्स का प्रावधान जो बनाए जाते हैं वो एक होलिस्टिक व्यू होता है टैक्स पेइंग पॉपुलेशन का भी और नॉन टैक्स टैक्स पेइंग पॉपुलेशन का भी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऑलमोस्ट जो है पॉपुलेशन वो है जो कि टैक्स नहीं पे करती है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट देम आल्सो। गरीबों के लिए जो है ये गवर्नमेंट समर्पित है और उनके लिए काम हो रहा है, चाहे वो राहुल गांधी जी होंगे या कोई और नेता होगा जिन्होंने पार्लियामेंट में बोला इस बारे में। शायद उनको ज्ञान नहीं है कि बजट कैसे बनाया जाता है और स्कीमें कैसी बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की और कैसे उन लोगों के लिए काम किया जाता है जो कि समाज के न्यूनतम वर्ग पे हैं, बीपीएल लाइन पे है, उनके लिए कैसे काम करना लेकिन चाहिए। सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आपकी सरकार सिर्फ खोखले वादे करिए, जुमलों की सरकार है। बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इस बार जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को जो थोड़ी एग्जम्पशंस मिली हैं वो लिंक्ड हैं विद क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर द यूथ। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत नहीं करोगे तो आपका यूथ जो है उसको नई सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, जॉब्स नहीं मिल पाएंगे। जैसे हमने इस बार बजट में सोचा है कि हम 4.1 करोड़ यूथ को जो है जॉब देंगे इन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ये 4 करोड़ 10 लाख बच्चों को जो काम मिलना है ये कहाँ से मिलेगा? लेकिन आपने अगर एक आप वादा ये भी किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, ये भी सवाल उठा रहे कि वो 2 करोड़ से अब आप 4 करोड़ 5 वर्षों में आ गए, यानी कि आप मानते हैं कि सरकार की नाकामी है इसमें? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं पहले आपकी क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत किए बगैर नौकरियां क्रिएट करना पॉसिबिलिटी नहीं है और इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो इंसेंटिव दिए गए हैं उसको लिंक किया गया है नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा, 2 करोड़ नौकरियां एक साल में पैदा करना और 4 करोड़ नौकरियां जो है वो 5 सालों में पैदा करना, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आप 2 करोड़ नौकरियां पहले साल में ही खड़ी कर लेते हो तो आने वाले 4 सालों में आपको 2 करोड़ नौकरियां और देनी है। जितनी नौकरियां आप बड़ी क्रिएट कर लोगे उतनी ही तो एग्जॉस्ट भी तो हो जाएंगी ना, एग्जॉशन की स्टेज के पास पहुंच जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर होगा, तो उतनी ही नौकरियों में और नौकरियां क्रिएट करना मुश्किल होगा।
तो कुल मिला के ये ऐसा नहीं कहा गया है कि हर साल जो है वो 80 लाख नौकरियां करनी है या एक साल में 20 लाख करनी है और अगले साल में 1 करोड़ करनी है। ये प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि एक लिमिट फिक्स हो जाए। 5 सालों के पीरियड में 4 लाख 10 करोड़ नौकरियां जो है वो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि हम क्रिएट करेंगे और उसके लिए जो है एक बड़ी अमाउंट जो है वो भी रखी गई है। उस अमाउंट का आवंटन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की मजबूती में भी है, वो उसके साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम में भी है कि ज़्यादा लोगों को सक्षम बनाया जाए ताकि उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं जो पास आउट हुए हैं, 10% में से 9% के पास नौकरी नहीं है। एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास नहीं है। खामी कहाँ देखते हैं? क्या एजुकेशन सिस्टम में खामी है या हमारे युवाओं के पास उतनी स्किल ही नहीं है कि वो कम्पीट कर सके जॉब के लिए? देखिए, ऐसा है कि आईआईटी सेक्टर होगा, मैनेजमेंट का सेक्टर होगा, इंजीनियरिंग का सेक्टर होगा, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए नौकरी करना ही खाली विकल्प नहीं है। आप वहाँ पे रुक जाते हैं कि उनके पास नौकरी करने का ही विकल्प है और नौकरी के बगैर वो नहीं सोचेंगे। जो गवर्नमेंट के मैसिव इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, मतलब आप होटल इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें, बाकी जगह पे बात करें, उस इंसेंटिव्स को अगर आप देखो तो 30% से लेके 50% तक इंसेंटिव जाते हैं। ये लोग जो टेक्नोक्रेट हैं, जो आईआईटी करके आते हैं, आईआईएम करके आते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, एमबीए हैं वगैरह हैं, इनके लिए वो विकल्प भी तो हैं। ये नौकरियां लेने की जगह नौकरी प्रोवाइडर बने, दे शुड बी जॉब प्रोवाइडर्स। सो और नए जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, कितने हैं स्टार्टअप नए बने हैं, शायद इस दौर में सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो है वो बने हैं पिछले कुछ सालों में ही। तो उस बारे में भी सोचना चाहिए हमारे यूथ को। दूसरी बात ये है कि हमारा यूथ किसी से कम नहीं है। जो यूथ अ, बेड़ियां तोड़ के आगे निकला है, सोच की बेड़ियां तोड़ के आगे निकला है, उन्होंने एक्सेल किया है और वो अब जॉब प्रोवाइडर हैं जो हजारों लोगों को नौकरियां देते हैं। नए नए जो हैं स्टार्टअप्स जो आप देखोगे ऑनलाइन भी हैं, अब तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो जैसे दुनिया खुल रही है वैसे नई अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए आ लेकिन रही जब विपक्ष ये कहता है कि वैकेंसीज की आपके पास बाढ़ लगी हुई है, लेकिन ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार, केंद्र सरकार की जो वैकेंसीज आई है, विभिन्न राज्यों की वैकेंसीज है, उनको भरा जाए, क्योंकि जितने भी पेपर्स आते हैं वो पहले ही लीक हो जाते हैं और उसके बाद बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और ओवर एज होने के बाद लगातार डिप्रेशन में जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए हमारे पास नौकरी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि नौकरियां जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी की सारी एक फेज्ड मैनर में उसको एडवर्टाइज किया जाता है और फिल किया जाता है। ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्राइटेरिया है विच इज फॉलोड एवरीवेयर। जहाँ पे पेपर लीक की बात है, ये क्राइम है। क्राइम को आप गवर्नमेंट के साथ जोड़ के नहीं दे सकते। क्राइम कोई इंडिविजुअल करता है। अगर क्राइम कहीं पे हुआ है तो उस क्राइम का जो है वो हिसाब लिया जाएगा, उस बंदे को जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है उसको पनिश भी किया जाएगा, ट्रायल भी होगी, सजा भी होगी। अगर उस क्राइम की वजह से एक जर्नल इम्पैक्ट ये पड़ा है कि सारी की सारी प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अंडर क्लाउड आ गई, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट जो है वो सोचेगी कि इस एग्जामिनेशन की प्रोसेस को अब रिव्यू करना है या उस लीकेज ऑफ पेपर की मैग्नीट्यूड जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उसको चेंज करने की जरूरत है। ये सारे के सारे विकल्प जो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे गवर्नमेंट के पास होते हैं। लेकिन ये कहना कि सारे के सारे एग्जाम्स जो हैं वो सारे के सारे फज्ड हैं, ऐसा तो नहीं है। कहीं पे अगर फजिंग हुई है तो वो सामने आ गई। अब इस तरह के एग्जाम्स में घोटाले, स्कैम्स जो हैं ये हर गवर्नमेंट में हुए हैं। हम तो कोई जस्टिफाई नहीं करते, हम तो किसी को बचाने की कोशिश भी नहीं करते। जिन्होंने क्राइम किया है उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे अरेस्टेड भी हैं, अंदर भी हैं। पीछे गवर्नमेंट जो कांग्रेस की रही वो तो इन स्कैमस्टर्स को बचाती रही हैं उनके राज में। चाहे वो बिहार में लालू जी का राज हो, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, तब स्कैमस्टर्स जो है पकड़े कौन जाते रहे हैं। ये सारा काम होते रहे लेकिन लोगों ने किसी ने अकाउंटेबिलिटी की नहीं। तो ये जस्टिफिकेशन किए बगैर ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी सिस्टम देना चाहती है, जिसमें जो बच्चा पेपर देने के लिए गया, उसको ये उम्मीद होनी चाहिए कि मैं पेपर अगर अपनी काबिलियत से देता हूँ, तो मुझे नौकरी मिलने का हक है। वो हम इंश्योर करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ लेकिन मोदी। आपकी सरकार को ये कहा जाता है कि गब्बर सिंह टैक्स लगा रही है। राहुल गांधी तो लगातार सदन में ये कहते हैं कि जीएसटी जो है वो गब्बर सिंह टैक्स है और छोटा सा दाम होता है लेकिन आपका जीएसटी उसको डबल से ट्रिपल कर देता है। और खाने पीने के सामान में जब जीएसटी लगेगा तो आम आदमी तो महंगाई के लिए त्राहिमाम करेगा और वहीं कहीं एंड रिजल्ट तो नहीं है कि सरकार बनाने में थोड़े से आप चूक गए।
उस नहीं, आंकड़े को छूने में। ऐसा है कि जीएसटी जो है वो एमलगमेशन है सारे सेल टैक्स की, जो उससे पहले रजीम में लगते रहे हैं। अब जीएसटी की आप अगर रिटर्न्स देखोगे, तो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है जीएसटी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप जीएसटी के रेवेन्यू को बाहर निकाल दोगे, तो इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का जो म मंसूबा है कि एक तालाब में, हर तालाब में से 2-4 बूंदें ली जाएँ, ताकि गरीब आदमी जो कोई है उसको प्यास जो है उसकी शांत की लेकिन जाए, तो ये एक रोजमर्रा अच्छी की बात है। चीजों में जब जीएसटी लगता है, साबुन में, दालों में, इन चीजों में लगता है, तो आप कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों से लेते हैं, लेना भी चाहिए, उनको टैक्स पे करना भी चाहिए, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो आप लोगों का कोर वोटर है, वो भी कहता है कि आम सामानों में जब त्राहिमाम होगा तो हम कैसे रहेंगे। देखिए, जो चीज़ें हैं, क्या उनके ऊपर पहले टैक्स नहीं होता था? पहले सेंट्रल एक्साइज़ अलग लगती थी, स्टेट का टैक्स अलग होता था, बाकी टैक्सेस अलग होते थे। इनकी अमलगमेशन ही तो जीएसटी है। अब अगर आपने सामान खरीदना है, बेसिकली जो खरीद आप करते हो, उसमें से जो टैक्स, दीज़ आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है पूरी दुनिया में है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि जहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। खाली डायरेक्ट टैक्स के ऊपर फाइनेंशियल इकोनॉमी नहीं चलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब लोगों से लिए जाते हैं, उनको रैशनलाइज़ ज़रूर किया गया है। आप अगर उसको देखेंगे टैक्स की स्लैब्स को, तो जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके लोएस्ट स्लैब पे रखा गया है। जो टॉप स्लैब पे है वो लग्ज़री आइटम्स हैं। अगर आप लग्ज़री आइटम को खरीदना चाहते हो, जो कि अमीर आदमी खरीदेगा, वो आदमी जो कि 3-4 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक गज़ट खरीद सकता है, वो ही इज़ अ रिच पर्सन। अगर उस स्केल के ऊपर आप चीज़ खरीदते हो और उसके ऊपर आपको 28% भी जीएसटी देनी पड़ती है, तो वो चुभेगी नहीं उन लोगों को। लेकिन आम जन, जो गरीब आदमी है, जिन जिन आइटम्स को वो डेली मर्रा में यूज़ करते हैं, उसपे तो टैक्स जो है वो 8% तक है। तो मुझे लगता है कि रैशनलाइजेशन जीएसटी की जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और वो इस फाइनेंशियल बजट में भी हमारे को वो प्रावधान दिखता है, और मोदी जी की गवर्नमेंट का सपना भी यही है। आम जन, जो आप जिसको चाहे बीपीएल कहोगे या जिसको आप मिडिल क्लास कहते हो, उनके ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो 8% टैक्स के ऊपर नहीं जाती हैं। उसके ऊपर जो जाती हैं सेमी लग्ज़री वाली और लग्ज़री वाली आइटम्स जो हैं जिस पे हाई टैक्स स्लैब्स हैं। अगर आप कुल इम्पैक्ट इसका देखोगे, तो शायद मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या बीपीएल को उतना टैक्स देना पड़ता है, जो कि पहले टैक्स स्लैब जो होती थी कांग्रेस के रेजिम में, उससे काफ़ी कम। 2014 के बाद महंगाई बढ़ी है, क्या लगता है? क्योंकि आप लोग उस सरकार से आ रहे हैं जो पीएम की एक योजना चला रहे, 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त खाना खिला रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप तो वही थे जो कह रहे थे कि गरीबी हम हटाएंगे, आपने तो 80 करोड़ को गरीबी से निकाला नहीं है, यानी कि ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, विपक्ष आरोप लगा रहा ऐसा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का मतलब ये नहीं है कि 80 करोड़ जो है वो गरीब हो गए और वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। है। ये सरकार उन लोगों का ध्यान रखती है, उन 80 करोड़ भारतीयों का ध्यान रखती है, जिनको हम सहूलियत देते हैं ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सकें। अब आप मुझे बताइए कि कांग्रेस या विपक्ष क्या चाहता है कि जो अ, अन्न जो योजना है मोदी जी की, उसको बंद कर दें? जो मुफ्त में अनाज जो है आम जन को, जो जो शायद महँगाई से त्रस्त है, उसको ये बड़ा रिलीफ़ है कि उसको मुफ्त में अनाज मिलता है, उसको बंद कर दें? क्या ये लोग आम जन के की भावनाओं को समझते हैं? क्या ये जब इनका व्यक्तित्व आम लोगों के बीच में जाता है, जिनको मुफ्त का अनाज मिलता है, जिनको मुफ्त की गैस सप्लाई होती है, जिनके घर जो है 1 करोड़ लोगों के घर बनने हैं, वो घर बनते हैं, मुफ्त शौचालय मिलते हैं, ये तो कहते हैं कि सब बंद कर दो आप। लेकिन क्या इनके बंद करने से देश के हालात बेहतर होंगे या बदतर होंगे? इनको भी सोचना चाहिए और आम जनता को भी सोचना चाहिए कि किस तरह की राजनीति चल रही लेकिन है। हार का क्या कारण रहा? अगर लगातार विपक्ष आप पर सवाल उठा रहा है कि ये हारे हैं, वो आंकड़ा नहीं छू पाए बहुमत का, क्या कारण है इसका? कौन कहता है हम हारे हैं? वो लोग कहते हैं हम हारे हैं जो कि 3 डिजिट में भी नहीं पहुँच पाए। कांग्रेस लगातार 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 100 का टारगेट भी नहीं पूरा कर पाई है। वो जो कि गवर्नमेंट में बैठे थे उससे 10 साल पहले। आप मतलब ये तो बेशर्मी की भी हद है कि आप लगातार हार रहे हो, आप 100 तक पहुंच नहीं पाते, और आप भारतीय जनता पार्टी को कहते हो कि आप हारे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली गवर्नमेंट में है विद प्री पोल अलायंस। हमारी अलायंस जो है वो पोस्ट पोल नहीं है।
हम अलायंस में गए थे इलेक्शन से पहले, जो सीटें हमारे साथियों ने लड़ी उस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी, तो टेक्निकली वो सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। पोस्ट पोल इलेक्शन अलायंस होती तो आप कहते कि हमने सारी सीटें लड़ी है लेकिन आपके पास मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन हम तो अलायंस के तौर के ऊपर लड़े थे भाई। अब जब अलायंस के तौर के ऊपर लड़ते हो तो जब मेजॉरिटी अलायंस की आती है तो भारतीय जनता लेकिन पार्टी की निर्भरता है। है ना, बिहार और आंध्रा पे निर्भरता है। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं ताकि वो स्थिरता रहे आपकी सरकार में। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। निर्भरता होती है पोस्ट पोल अलायंस में, लेकिन प्री पोल अलायंस में कॉन्फिडेंस होता है कि हम इलेक्शंस के पहले के साथी हैं, हम इलेक्शन होने से पहले जुड़े, ये सोच के कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना है और इकट्ठे गवर्नमेंट बनानी है। दूसरी बात आप कहते हो, ये विपक्ष भी जो है लगातार इसके ऊपर बात करती है क्योंकि उनके पास मुद्दा कोई और है नहीं कहने के लिए, कि इस बजट में बिहार के लिए या आंध्रा के लिए स्पेशल पैकेज है। आप भूल जाते हो कि बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो खाली बिहार को मिला क्या? उसमें वेस्ट बंगाल भी है, हमारी स्टेट नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, ममता जी की है, लेकिन हमने तो पैकेज उनको भी दिया। कर्नाटक में भी उतना ही बड़ा पैकेज मिला जितना आंध्रा में मिला, लेकिन गिनती करने के लिए दो राज्यों का पैकेज जो है वो काउंट किया जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर बिहार में उत्पादन बढ़ेगा, आंध्रा में उत्पादन बढ़ेगा, तो क्या उसका बेनिफिट खाली बिहार और आंध्रा को मिलेगा या पूरे देश को मिलेगा? तो ये अपनी सोच को सीमित रखना, अपनी सोच को बंद रखना, उसको बंद करे विपक्ष, सोच को बढ़ाइए। ये देश के हित में बजट है, इसमें पूरे देश की चिंता की गई है और इसको देश का बजट बना के ही सोचना चाहिए। थाली आपने बजवा ली है, ताली बजवा ली है कोरोना काल में, लेकिन अब पीठ पर छुरा भोंका है। इस तरह का आरोप है कि मध्यम वर्ग आपकी हर बात सुनता रहा लेकिन मध्यम वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने तो आपको पहले कहा कि मध्यम वर्ग के लिए तो ये बजट जो है ये पूरी की पूरी तरह अर्पित है मध्यम वर्ग के लिए और और बीपीएल जिसको आप कहते हैं निम्न वर्ग के लिए, उसके लिए अर्पित है। मध्यम वर्ग के लिए जहाँ पे हमने चीज़ों की कीमतों में कटौती की, अब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, सोना चांदी प्लेटिनम की चीज़ों के ऊपर कटौती हुई। प्लेटिनम अगर आप छोड़ दें, लग्जरी आइटम भी बना लिए, और सोना और चांदी तो इन्वेस्टमेंट के विकल्प है मध्यम क्लास के लिए। और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जो है वो रेट ड्यूटी काफ़ी कम करने से उसके रेट्स भी काफ़ी कम होंगे। इसी तरह के काम, और सैलरीड क्लास को देखिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50 से 75 हज़ार रुपया बढ़ाने से जो है वो मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा। मुफ्त जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, चाहे वो मुफ्त घर बनाने की योजना हो, अन्न देने की योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं बनाने से जो है ये निम्न वर्ग जो है इसको बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट किसको हुआ? मुझे लगता है कि ये बजट जो है इसने एक संतुलन बनाया है जिसमें मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखा है, बीपीएल या लोअर क्लास को भी ध्यान में रखा है, और हाई क्लास को भी ध्यान में रखा है, लेकिन हाई क्लास को ध्यान में रख के जो उनको बेनिफिट्स हुए हैं उसको लिंक किया है हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ के चलिए साथ। शुक्रिया। साफ तौर पर कहना यही कि उद्योगपतियों की सरकार ने और उद्योगपतियों के हित को देखकर ये बजट का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ये बजट पहुंचे उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट से यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है, कुछ बुद्धिजीवियों को भी बुलाया जाता है और उसके बाद तीनों वर्गों के हित के लिए ये बजट जो है उसका निर्माण किया जाता है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन का दौर है और समय जो है चुनावों का है, और आंध्रा और बिहार को लेकर लगातार विपक्ष जो है आनाकानी कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये जो सरकार है मोदी 3.0 ये 5 साल तक नहीं चलने वाली, और आंध्रा और जिस तरह से बिहार को ये बजट मिला है उसके बाद सवाल उठाना लाजमी था। आप यूं हमारे सामने देखते हुए चमच रूहान की बहुत नमस्कार।